कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम करेंगे यूपी टेट 2022 की। 23 जनवरी 2022 को आपके एग्जाम से होने वाली है। इसके लिए यूपी टेट का हम ईवीएस प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। हमने 4 वीडियो प्रैक्टिस सेट के कवर कर दिए हैं। हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर छांट के लाया गया है। इसमें से 35 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 25 यहाँ पर क्वेश्चन कवर करने हैं। हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक मिल जाएगी, ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो नए सिलेबस के आधार पे क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं रहती है। तो हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने नोट्स प्रोवाइड मैसेज किया उनको नोट्स मिल जाएगी। नोट्स जो बच्चे लेना चाहते हैं उसके लिए मैं नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले लेंगे। तो चलिए आज की पहली क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उसमें संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होगा? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला, संप्रेषण, मापने की कौशल। एक बच्चा है, कोई एक बच्चा आपके अपने क्लास में, मान लीजिए मोहन नाम का एक बच्चा है। मोहन डेली, प्रतिदिन मतलब डेली एक डायरी लिखता है जो मौसम दर्ज करता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। बच्चों में मोहन में कौन सा विकास यहाँ पर होगा संबंधित? उसमें ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रेषण कौशल। जब डायरी बच्चे लिखते हैं, मौसम का दर्ज हाल हम मौसम का जो दर्ज करता है उसके जो मौसम के बारे में, फिर आपसे वो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो वहाँ पर बच्चों में संप्रेषण कौशल के विकास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। इकोनॉमिक की बात हो रही है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। आपके सामने एक बच्चा है। चलिए यहाँ पर भी हम मोहन का एक जिक्र करते हैं। मोहन आपके क्लास का एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का है मोहन। वो अर्थशास्त्र की रुपया पैसा मूल्यों के मूलभूत अवधारणाओं को समझ सकता है। उनमें से आप क्या कर सकते हैं? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ये सही होगा। आप बाजार के बारे में रोल प्ले का आयोजन करवाएंगे, कोई प्रोग्राम करवाएंगे, नाट्य रूपांतरण करवाएंगे, तो वहाँ पर इकोनॉमिक के बारे में अवधारणा समझ आ जाएगी। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, कोई भी जो ज्ञान होता है, विजिट वाले ज्ञान होते हैं, जो बच्चे विजिट करते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यानी डायरेक्ट नॉलेज उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा, कोई भी चीज़ आप बच्चों को उदाहरण द्वारा समझाते हैं तो वो भी बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पौधे, जीव जंतु, रिश्ते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, आपको यहाँ पर यह सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या राइट आंसर होंगे? अगर जो एटमॉस्फेयर में हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर में सभी चीज़ें आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, हमारे मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त डी, ये सभी चीज़ें हमारे परिवेश में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। शारदा एक्ट संबंधित है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। हमने कहा आपको कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 30 में 25 आपको कवर करने हैं मिनिमम, तभी आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने क्वेश्चन की पकड़ है, ये हमें समझ आ जाएगी। जब हम 13 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन प्योर नए सिलेबस के पैटर्न पर आधारित होगा। तो ये क्वेश्चन शारदा एक्ट यूपी टेट में मैं समझता हूँ कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया था यूपी टेट में इस क्वेश्चन के बारे में। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगी? चलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित शारदा एक्ट। अगर यहाँ पर बात करें तो वो कब लागू हुई थी, हमारे आज़ादी से पहले लागू हुई थी, याद रखेंगे। शारदा एक लड़की थी जो आज़ादी से पहले उनकी विवाह हुई थी, ऐसे कॉन्सेप्ट करके आप इसे याद करेंगे। शारदा एक्ट विवाह के संबंधित था, जो पहले के समय में जो एक्ट कानून हुआ था 1920 में, तो उस कानून में कहा गया था कि मेल का जो लड़का होगा उसकी शादी की उम्र 18 वर्ष होगी और फीमेल का जो है उसका वर्ष 14 वर्ष होगी। ये सवाल शारदा एक्ट की अगर बात करें तो ये सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के अंतर्गत बाल विवाह में फीमेल यानी लड़कियों की शादी की उम्र क्या बताई जाती है, क्या बताई गई थी, वो 14 वर्ष है। अगर इस संबंध में आपको मेल के बारे में पूछे तो वो 18 वर्ष आपको बताने हैं, याद रखेंगे। शारदा एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपको यूपी टेट के एग्जाम्स में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा विवाह। ये जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल होते हैं इनमें 18 वर्ष होगी, और फीमेल की बात यहाँ पर करें तो फीमेल में आपको 14 वर्ष आपको होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और शारदा एक्ट कब हुई थी, अगर इसकी बात करें तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी, मैं एक बार फ्रेश कर दूँ आपको। तो शारदा एक्ट जो हुई थी, शारदा एक्ट 1929 में हुई थी, ठीक है। 19, मेरा पेन थोड़ी हैंग कर रहा है, 1929 में शारदा एक्ट हुई थी। अगर इसकी बात करें तो मेल की जो शादी की उम्र बताई गई थी, मेल की, तो शादी की मेल की उम्र बताई गई थी वो 18 वर्ष था, और फीमेल की यहाँ पर बात करें तो वो 14 वर्ष थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगे शारदा एक्ट के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। अक्सर आपको टीचिंग एग्जाम्स में नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसमें से 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं और एक गलत होते हैं। हमें किसे ढूंढना है, गलत वाले को ढूंढ के सही करना है। बच्चे को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना, उनके अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करना, उनके सुझाव व संकेतों व उसमें मान्य का ज्ञान देना, उसे उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। क्या आप नहीं करेंगे, ये आपको पूछना है अवसर प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। जब किसी बच्चे को आप एक अवसर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, अवसर देंगे, मौका देंगे, तो उस संबंध में आपको क्या करेंगे। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे उससे आप, तभी तो बच्चे समस्या को सुलझा पाएंगे, पहला। दूसरी बात करें, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। जो कोई कॉन्सेप्ट है उनके पास, अगर उसे वो समझ नहीं पाता है तो उनको आप मदद करेंगे। आप एक हेल्पर के रूप में, टीचर एक हेल्पर के रूप में होता है, तो आपको करना होगा। चलिए आगे बात करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे नया ज्ञान सीख सके। जाहिर सी बात है, एक बच्चे को नया ज्ञान सीखना ज़रूरी होता है, तो ये भी सही है। उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नेगेटिव है तो जो गलत होते हैं उसी को ढूंढ के सही करते हैं हम लोग। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। परिवार से, विद्यालय से, संस्कृति केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। सिंपल क्वेश्चन है। इतने सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब एग्जाम्स में पूछेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। इसका राइट आंसर 5 सेकेंड में बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, अपने परिवार, माता पिता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलती है वो कहाँ मिलती है, ये आपसे सवाल पूछा है। राइट आंसर आपको बताने हैं। सोयाबीन, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आपको पता है प्रोटीन की कमी से सूखा रोग होता है। हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट आपको किया था, तो कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग, जिसको क्वाशीरियोर रोग भी कहते हैं। क्वाशीरियोर रोग कहते हैं, ठीक है।
प्रोटीन सोयाबीन का सर्वोत्तम स्रोत है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत, अगर मात्रा की बात करें तो 43% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है, यहाँ पे याद रखेंगे आप, ठीक है। लार्ज कन्वेंशन लेवल 1 कैलोरीज, लार्ज स्मॉल कन्वेंशन लेवल जो होते हैं वो 10 कैलोरीज होते हैं। उसके बाद लार्ज सॉरी हेर्बीवियस जो होते हैं वो 100 कैलोरीज होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद लास्ट जो होते हैं आपके ग्रीन प्लेनेट 1000 कैलोरीज होते हैं, वो सीधा होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्र, जल, वर्षा, पर्यावरण, हरे पौधे। जो हमारे प्रकृति होते हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रमुख सोर्सेस क्या है? कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। जो ज़्यादा विद्यार्थी पढ़े लिखे विद्यार्थी होंगे, समुद्र, अगर समुद्र होता तो वो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे समुद्र जल पूछा था, ये नहीं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्रमुख सोर्स हरे पौधे होते हैं। आपको पता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करने करके हमें ऊर्जा देती है, हमें ऑक्सीजन देती है, यानी O2 देती है, और CO2 हमारे इन्वायरमेंट से वो सोखती है। छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाएं तो सामग्री संकलन, ग्रंथनाशय, सर्व एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त डी, यानी ऑप्शन ए सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। धूम्रपान से होने वाला रोग तपेदिक यानी क्षय जिसको बोलते हैं, कैंसर, फेफड़ा, अल्सर, अनिद्रा। याद है धूम्रपान के बारे में आपको कितनी एडवर्टाइज मिल चुकी है, ठीक है। फेफड़े को रोग, जब आप मूवी देख रहे होंगे, कोई सिनेमा घर में जाएंगे या फिर कोई टीवी देख रहे होंगे, टीवी में आपको जो ऐड आती है सरकार की तरफ से, धूम्रपान से कैंसर होती है, ठीक है। धूम्रपान में तंबाकू होती है, वहाँ कहा जाता है तंबाकू का सेवन करने से आपको कैंसर होती है, और कैंसर वो लंग्स में होते हैं, ठीक है, फेफड़े में होती है। याद रखेंगे आप। कोई ज़्यादा इसमें और जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, हम इसको और डीपली तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर बात करें कैंसर कैसा रोग है, जीवाणु या विषाणु, ठीक है। कैंसर एक विषाणुजनक रोग है, ठीक है, विषाणुजनक रोग है, याद रखेंगे आप। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 20.95, 78.9, 21%, 0.03%। आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसों का जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन होती है। आपसे सवाल पूछा जाता है यूपी टेट की, अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी टेट में जो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो नाइट्रोजन के संबंध में यूपी टेट में, मुझे मान लीजिए आज से कम जब भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था एक बार इस सवाल को पूछा ही जाता है। तो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस की मात्रा को बताने हैं, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन की मात्रा, जब हमने कहा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे बड़ा गैस का जो भंडार होता है वो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी बड़ा ही होगा 78.9%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को बात करें तो CO2 है, सॉरी O2 जो ऑक्सीजन की बात करें 21% है, तो यहाँ पर यह प्रतिशत होगा, और 78.9% नाइट्रोजन हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वा शोर कोर, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले, सिंपल सी बात है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोगों के बारे में हमने जब विटामिन के बारे में पढ़ा था, तो विटामिन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर राइट आंसर आपको कई बार बता चुके थे। क्या राइट आंसर होंगे? जब हमें विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अब रतौंधी नामक बीमारी होती है तो उसमें इंसान को रात में नहीं दिखते हैं, रात में उल्लू टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, रात में तो उल्लू को बहुत ज़्यादा दिखते हैं, रात में उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो रिकेट्स को, जब भी रिकेट्स होते हैं तो रिकेट्स से हमने क्या पढ़ा था,
रतौंधी पढ़ा था, याद रखेंगे आप। रिकेट से हमने रतौंधी को बारे में पढ़ा था। अगर विटामिन ए की कमी को दूर करना चाहते तो क्या खाना होगा, ये भी एक सवाल है। मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत जो होते हैं मछली के यकृत का तेल, मछली के लीवर जो होते हैं, लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और फल में अगर गाजर की बात करें तो गाजर फल नहीं है तो वो एक जड़ है, लेकिन वो गाजर, टमाटर, मक्खन, ठीक है, इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं, याद रखेंगे। मछली खा सकते हैं, मछली का सिर की जो मुंडी होती है उसमें उसमें उसका तेल, और मछली में जो और क्या होते हैं, मछली के जो लीवर होते हैं उसके उसका जो चर्बी होती है उसको खा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, तो आप गाजर खा सकते हैं, गाजर खाइए, टमाटर खाइए, वगैरह वगैरह सब चीज़ खाइए, जिसमें विटामिन ए की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट घटती है, मतलब जब आप आराम कर रहे हैं, ठीक है, आराम कर रहे हैं, ठीक है, यानी रेस्ट मोड में है, रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन पीस में आपको जो दिल की जो हृदय की धड़कन तो रेस्ट इन पीस में 0% धड़कती है, और जब आप रेस्ट की अवस्था में होते हो तो कितने धड़कती है, यह सवाल आपसे पूछा है। 72, 75, 70, 75, 80, तो याद रखेंगे। राइट आंसर पहले अब बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। 72 टाइम, ठीक है, 72 टाइम। विश्राम अवस्था में व्यक्ति की प्रति मिनट जो धड़कती है 60 सेकेंड की बात करेंगे, 60 सेकेंड, यानी प्रति मिनट की यहाँ पर बात की जाती है, प्रति मिनट में 72 टाइम से धड़कता है। प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपयुक्त सभी। प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच को अंतः क्रिया का उदाहरण क्या है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अंतः क्रिया वनों की कटाई है, शिकार है, वन निर्माण कार्य, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। जब आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं बच्चों में, पर्यावरण पढ़ाने के संबंध में एक बच्चे में खोज प्रवृत्ति जो दक्षता है, जो उसका विकास करने के संबंध में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, पाठ्य वस्तु का निर्माण करते समय ध्यान निर्धारण समय पूरा करेंगे, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी को दैनिक जीवन से समस्याओं से जुड़ सके। याद रखेंगे। राइट आंसर क्या बताएंगे। जब खोज की बात करेंगे तो किसी चीज़ का निर्धारण नहीं करेंगे, अधिकांश क्या है, ये नेगेटिव टाइप वर्ड में आते हैं। विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण, पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत आते हैं, तो सही क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा। खोज प्रवृत्ति, क्या खोज प्रवृत्ति के बारे में आपको जानना है, तो ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय शिक्षा में सही छात्र का अनुपात होता है एक 30 बच्चे पे एक टीचर, 40 पे एक टीचर, 50 पे एक टीचर, 60 पे एक टीचर। एनसीएफ 2005 के अनुसार बताएंगे आप क्या राइट आंसर होंगे। जब आप प्राइमरी लेवल की बात करें, कक्षा 1 to 5 की प्राइमरी लेवल के, तो 30 बच्चे पर एक शिक्षक की यहाँ पर गिनती होती है। चलिए, मौसम की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्षा, वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड से अधिक ठंड की गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर से अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी। यहाँ पर पूछा मौसम की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय क्या होती है। उष्ण का मतलब होता है, उष्ण का मतलब होती है हीट, क्या होती है, हीट मतलब गर्मी। चलिए, क्वेश्चन तो समझ आ गया, राइट आंसर आप समझाइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। वर्ष भर अधिक गर्मी रहना, क्योंकि हमने उष्ण उष्मा की बात करी, हीट की बात करी, यहाँ पर हीट की बात करी, ठीक है, साल भर अधिक गर्मी रहना। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। क्या शामिल होनी चाहिए पर्यावरण पाठ्यचर्या में, करिकुलम में क्या शामिल होनी चाहिए। बच्चों का अनुभव 100% ये शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण ये भी 100% शामिल होना चाहिए,
उपयुक्त वातावरण, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सही है सभी। चलिए राइट आंसर बताइए आपका। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा के अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले मैं क्लियर बता दूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं ना, किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। जब हम लोग अर्थ पर रहते हैं, अर्थ अपनी अक्ष पर जब घूमेगा तभी तो दिन और रात होगी, दिन होगी तो रात ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। सीखने के बच्चे के सीखने के तरीके सबसे पहले अध्ययन करने के व्यक्ति थे जीन पियाजे और एल एम वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की जिसको कहते हैं, जीन पियाजे और ब्रूनर, लेव वाइगोस्की और ब्रूनर और स्पेनमैन। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है, बच्चे के सीखने के तरीके सबसे पहले का अध्ययन किसने किया? ये CDP का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। CDP का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए, क्योंकि CDP का क्वेश्चन तो आपको आराम से पता ही होगा। सबसे पहले किसने किया था? जीन पियाजे महोदय और वाइगोस्की ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकृति वाले पर्यावरण के प्रमुख घटक है, सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक, उपयुक्त सभी। प्रकृति पर्यावरण के घटक है, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? घटक। घटक में सभी जीव आएंगे, भू आकृति जो कारक हैं, जलवायु को कारक हैं, जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो चेंज होते क्लाइमेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। बच्चों अपनी बात ध्यान बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जन होता है, अभिव्यक्त के कौशल का विकास होता है। विश्व यहाँ होगा, ठीक है, मिस्टिंग है। बच्चों से अनुभव जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन समझेंगे आप। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में बच्चों का अनुभव महत्व है। पर्यावरण जब क्लास का पढ़ा रहे हैं उनमें बच्चों का अनुभव क्यों ज़रूरी है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो आप ये पेडागोजी का सेक्शन है, ठीक है, पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, ये 25 यहाँ पर हम आपको बताए थे, 25 यहाँ पर बताए थे। इसे 25 अगर से समझ लेंगे सिर्फ, तो आपको 70 मार्क्स कोई नहीं काटेगा किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में। बच्चे अपनी बात को आनंद आते हैं, बिल्कुल गलत, ये तो आते हैं लेकिन ऑप्शन सही नहीं होगा। इससे बच्चे का अदाई कौशल के बारे में नहीं होगा, अभिव्यक्त कौशल भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे के अनुभव की बात करें, याद रखेंगे। प्रोसेस एक क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। सीखना क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। 3 पॉजिटिव टैग वर्ड, ये सही हो जाएगा। और बढ़ावा भी क्या है? ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। कौन ऐसा बॉडी का जो पार्ट है उसमें अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है? इसका सिर्फ मुख्य जो कार्य है लीवर। कौन है? लीवर, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जो प्रमुख अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया मूत्र से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, याद रखेंगे। जिसकी लीवर फंक्शन बेहतर कार्य नहीं करती है जिस भी व्यक्ति की, उसको पेशाब में, ठीक है, पेशाब में, मूत्र में दिक्कत होती है, जिसको डायलिसिस करवानी होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग हस्तांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10%। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता हो सकती है? अनुभव की अवधारणा का बनना,
अन्वेषण विधियों का सत्यापन उपरोक्त सभी ज्ञान निर्माण में इनमें से कौन सी आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा अनुभव। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके ज्ञान को, जो ज्ञान का निर्माण का मतलब है आने वाले समय में, आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले माहौल में आप एडजस्ट कर पाएंगे खुद को। ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधारणा का बनना, कॉन्सेप्ट, जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनेंगे तभी आप राइट आने वाले समय में बेहतर ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। अन्वेषण एवं विधि का सत्यापन, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही, तीनों तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से उपयुक्त, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है? नीली, हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थितीकरण का निर्माण करता है, स्थितीकरण करता है? नीली हरी शैवाल। कौन से? नीली हरी शैवाल वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन, ठीक है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का निर्माण करता है, याद रखेंगे, स्थितीकरण करता है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयों का जो उदाहरण है बाल विवाह, क्योंकि बच्चे को बाल विवाह करा दिया तो ये भी एक सामाजिक बुराई है। दहेज हमारे समाज में ये भी एक सामाजिक बुराई है। बाल श्रम यानी छोटे बच्चे को जो काम पे लगाया था ये भी सामाजिक बुराई है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जब भी पर्यावरण के बारे में पूछेंगे तो बच्चे जहाँ पर एक्टिव हो, बच्चे क्या हो? एक्टिव हो, बच्चे वहाँ पर सक्रिय हो, क्या है नाम है? सक्रिय की बात की गई है। बच्चे जहाँ पर सक्रिय हो, अपने खुद से बच्चे क्या करें? खुद से किसी कार्य को कर रहा हो, वो राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गतिविधि पर आधारित, यानी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पर आधारित बच्चे जब होगी, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, जब गतिविधि पर आधारित होती है तो वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा आपको कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बच्चे में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करवाना, अभिभावक को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठने का आयोजन करवाना, ठीक है। ऑप्शन बी, सी देखते हैं। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। सवाल करेंगे बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विद्यालय में विभिन्न त्यौहार का आयोजन करवाना ज़रूरी है। त्यौहार का आयोजन करेंगे तो ये बच्चों में सर्वोत्तम विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, सामाजिक भावना जरूरी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। अभिभावक को विद्यालय में आमंत्रित करना है। क्या माता पिता को विद्यालय में बुला देंगे और बिठाने का आयोजन करेंगे तो बच्चों में सामाजिक भावना विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। बच्चे के स्वस्थ स्पर्धा का मतलब होता है एक लीगल कंपटीशन की बात हो रही है, उसको कराना हो सकता है। आगे बात करते हैं। विद्यालय में बाल मेला आयोजित कराना, बाल मेला आयोजित कराना ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर और बेहतर आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन को कवर किया? मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर किया जो प्रीवियस ईयर और नए पैटर्न पर आधारित है। आपको इसमें 25 को कवर करना, आपको हमें व्हाट्सएप में बताने हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर बता सकते हैं।
अगर आप हमारे सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं और लेक्चर वीडियोस दोनों देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट सारी की बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को कवर किया? ईवीएस को कवर किया, उसके बाद हमने सीडीपी को कवर किया सबसे पहले, उसके बाद ईवीएस, अभी हम हिंदी की क्लास लाएंगे, उसके बाद मैथ की क्लास लाएंगे और इंग्लिश की क्लास लाएंगे। तो ईवीएस का लेक्चर वीडियो, सबसे पहले हम लेक्चर वीडियो कवर करते हैं, उसके बाद तब प्रैक्टिस सेट करते हैं, फिर लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट, लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट, सभी का लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। 150 की क्वेश्चन की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं, जिसमें से 130 प्लस आपको लाने की यहाँ पर गारंटी मिलती है, टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। लेकिन उनके लिए 3 मूल मंत्र है। सबसे पहले आपको नोट्स लेना है, लेक्चर वीडियोस देखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। ये 3 मूल मंत्र है जिसके माध्यम से 130 प्लस मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसकी गारंटी लेती है। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा? 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, तभी आपको नोट्स मिल जाएगी और 100% सफलता भी आपको मिल जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो ऐसी ही नई और अमेजिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में बेहतर और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।